नमस्कार। क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड है कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके क्या क्या अधिकार हैं। तो ये जो पुलिस के पास गिरफ्तार करने की जो पावर है, जो उसकी शक्तियां हैं, वो आ रही हैं सेक्शन 41 CRPC यानी कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता धारा 41 से। धारा 41 ये बताती है कि पुलिस के पास अधिकार हैं कि वो किसी अपराध का संज्ञान ले सकती है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जिसके बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। सेक्शन 154 कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए, सेक्शन 155 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए। तो जहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, संज्ञेय अपराध हैं, गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, उसके लिए पुलिस संज्ञान लेती है सेक्शन 41 और इसमें बिना वारंट के आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ये उसकी शक्तियां प्रदत्त हैं धारा 41 CRPC में। तो यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है बिना वारंट के, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होने के उसके बहुत चांसेस हैं कि वो जो अपराध है वो एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। तो सेक्शन 41 CRPC पुलिस को ये अधिकार देता है कि वो किसी व्यक्ति को किसी परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सके। और ये जो दायरा है बहुत विस्तृत है, इसके अंदर पुलिस के विवेकाधिकार को अधिकाधिक बिल्कुल एक्सपेंड कर दिया है, बिल्कुल फैला दिया है। तो पुलिस के विवेकाधिकार पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन फिर भी भारतीय कानून आपको प्रोटेक्शन देता है। वो क्या क्या प्रोटेक्शन है, आपके क्या क्या अधिकार हैं, ये जानिए कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो कब गिरफ्तार पुलिस नहीं कर सकती है, इसके लिए एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। और अभी फ़िलहाल यही एक मोटी मोटी बातें आप पकड़ लें कि आप यदि गिरफ्तार हो जाते हैं या कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसके क्या क्या अधिकार हैं। तो इसका जो है रिलेटेड है सेक्शन 50 से, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सेक्शन 45। सेक्शन 45 ये कहता है कि यदि कोई आर्म्ड पर्सनल है, आर्म्ड फोर्सेस का जो कोई पर्सनल है, व्यक्ति है जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ डिस्चार्ज कर रहा है और इस दौरान उससे यदि कोई अपराध हो जाता है तो उसमें उसको गिरफ्तारी नहीं है अनटिल अनलेस वो स्टेट से उसको या सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि आर्म्ड फोर्सेस पे ये सेक्शन लागू नहीं होता। आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल इससे एग्जम्प्टेड हैं अनटिल अनलेस स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली हो। सेक्शन 45 CRPC के बाद बात कर लेते हैं सेक्शन 49 CRPC। ये सेक्शन 49 CRPC बताता है कि पुलिस कब फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है किसी व्यक्ति को डिटेन या रिस्ट्रेन करने के लिए। जी हाँ, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। कई लोगों का ऐसा मानना है, समझना है, एक्सपीरियंस है कि पुलिस थाने में ले जाके मार पिटाई करती है या किसी तरह का फोर्स का इस्तेमाल करती है। तो सेक्शन 49 पे ये वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। पुलिस आपको मारना तो दूर हाथ तक नहीं लगाएगी, एक वीडियो में आप बहुत डिटेल बना दूंगा। तो सेक्शन 49 बताता है कि पुलिस कब कितना फोर्स इस्तेमाल कर सकती है किसी व्यक्ति को रिटेन, डिटेन या रिस्ट्रेंट करने के लिए कि वो भागे नहीं वहाँ से। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सेक्शन 49 के बाद सेक्शन 50, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 50 का सब सेक्शन 1 अगर आप देखेंगे CRPC, तो इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि एक जो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया हुआ है, उसको गिरफ्तार करने के बाद उसको चार्जेस बताए जाएंगे, उसको बताया जाएगा कि किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो सीधा आपके पास आए और गिरफ्तार करके पुलिस ने कहा चलिए गाड़ी में बैठिए, बिना विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न दे आर टेकिंग यू टू द पुलिस स्टेशन एंड आर डूइंग वॉट एवर दैट कम्स टू देयर माइंड। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि आपका अपराध क्या है और आपको किस अपराध के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। आइए थोड़ी सी जानकारी आपकी और बढ़ा दूं कि सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 जो है सपोर्टेड है आर्टिकल 22(1) से। जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 22(1) है वो भी ये कहता है कि आप विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न टू अ पर्सन यू कैन नॉट अरेस्ट। यदि किसी को अरेस्ट किया है तो उसे रीज़न असाइन करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 51 जो है दैट इज सपोर्टेड बाय आर्टिकल 22(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था सेक्शन 50 सबसेक्शन 1। अब आप देख लें कि सेक्शन 50A जो है वो क्या कहता है। इसमें सबसेक्शन 50A कहता है कि न केवल आपने उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया है उसे बताना है पुलिस को, बल्कि उसके रिलेटिव्स को भी इन्फॉर्म करना है। जी हाँ, एक पुलिस ऑफिसर जिसने गिरफ्तार किया है, ये ही इज़ अंडर ऑब्लिगेशन, उसके पास एक जिम्मेदारी है, उसका उत्तरदायित्व है कि गिरफ्तार हुए व्यक्ति के फ्रेंड्स को या रिलेटिव को बताए कि ये व्यक्ति जो है हमने गिरफ्तार कर लिया है, इसको हमने अरेस्ट कर लिया है, सो दैट आगे की जो कार्रवाई है उसके फ्रेंड्स या उसके रिलेटिव्स हैं वो कर सकें। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सेक्शन 50 सबसेक्शन 2
जिसके अंदर है कि जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसे उसके अधिकार बेल लेने के पुलिस ने बताने हैं। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा कि बेल कैसे कैसे ली जा सकती है। पुलिस स्टेशन से भी बेल ले सकते हैं, कोर्ट से बेल ले सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। बेल्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर काफ़ी इलेबोरेटेड रूप उसमें कवर होगा। सेक्शन 50 CRPC सबसेक्शन 2 पुलिस ऑफिसर को बताना है कि आपका अपराध बेल के योग्य है या नहीं है, और यदि है तो आप बेल कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी भी पुलिस की हो गई। अब आगे चलते हैं। सेक्शन 54 CRPC यानी कि धारा 54 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, ये है कि किसी व्यक्ति का जो अरेस्ट हुआ है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी हो जाता है। वो कब ज़रूरी है, किन्हीं खास स्थितियों में ज़रूरी है। यदि मान लीजिए जो अरेस्टेड पर्सन है वो कहता है कि मेरा एग्जामिनेशन आप कराइए, मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन आप कराइए, तो मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। या मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर यदि अरेस्टेड पर्सन है वो बोलता है कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कराइए, तो मजिस्ट्रेट साहब इसके ऑर्डर दे सकते हैं। या ड्यूरिंग डिटेंशन, जब गिरफ्तार करके उसको लॉकअप में रखा हुआ है या पुलिस स्टेशन में है, तो वो व्यक्ति बोल सकता है कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए। तीसरी एक स्थिति और है कि जिसके अंदर पुलिस अधिकारी को लगता है कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है। हो सकता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन से ऐसी बात निकल के सामने आए कि अपराध इसने किया ही ना हो, या हो सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के बाद इस तरह की बात सामने आए निकल के कि इसी ने अपराध किया है। तो इन दोनों स्थितियों में, यानी कि ये चारों स्थितियों में मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है। पहला, यदि व्यक्ति खुद कहता है कि मेरा एग्जामिनेशन आप कराइए, मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन आप कराइए। दूसरा, मजिस्ट्रेट साहब यदि उनके सामने प्रस्तुत होता है और वो कहते हैं कि इनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए तो होगा। तीसरा, यदि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसने अपराध किया है और मेडिकल एग्जामिनेशन कराने पर यह साबित हो जाएगा, तो तुरंत बिना देर किए वो मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगा। या फिर ऐसा साबित हो जाए कि अपराध इसने नहीं किया है और इसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है, उस स्थिति में भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो कुल मिला के बहुत सारी संभावनाएं हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन हो, और मैं इंसिस्ट करूंगा कि यदि गिरफ्तार हुए हैं तो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करा लें। ये आपका हक है अंडर सेक्शन 54 CRPC। तो यहाँ पर जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनसे कराया जाता है। यदि वो अवेलेबल नहीं हैं तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी RMP उसके द्वारा भी ये मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा सकता है। फीमेल के मामले में, वुमेन के मामले में, यदि कोई महिला हुई है गिरफ्तार तो उसके मामले में एक लेडी डॉक्टर ही उसको एग्जामिन कर सकती है। ये अधिकार आपको जानना है। और अब सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन वो है सेक्शन 57 धारा 57 CRPC। ये बहुत काम की धारा है। ये जान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो ये धारा कहती है कि उसको 24 घंटे के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है, ताकि उसके अपराध का जो है संज्ञान वो मजिस्ट्रेट ले सकें। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि कई बार केस ऐसा होता है कि लोग कहते हैं पुलिस पकड़ के ले गई थी, इसके बाद उसका पता ही नहीं कहाँ है वो व्यक्ति जिसको पकड़ के ले गई थी। तो यहाँ पर धारा 57 जो है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पुलिस को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया है प्रस्तुत करना है, जिसके अंदर की ट्रैवलिंग टाइम एक्सक्लूडेड है। यानी कि मान लीजिए गिरफ्तारी का जो स्थान है या लॉकअप का जो स्थान है या पुलिस स्टेशन जहाँ पर है वहाँ से न्यायालय दूर है, मान लीजिए उसको जाने में 8 घंटा 10 घंटा लगेगा। कई रिमोट एरियाज़ में पुलिस स्टेशन है लेकिन न्यायालय दूर है, तो वो जो टाइम है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो वो टाइम से, गिरफ्तारी के टाइम से वो वाला टाइम आप घटा दीजिए जो जाने में लगा है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रस्तुत करना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सपोर्टेड है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के साथ। जो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है यानी कि हम उपस्थिति चाहते हैं किसी व्यक्ति की, तो जो गायब हुआ व्यक्ति है पुलिस उसको ढूंढ के लाएगी, चाहे उसे अरेस्ट किया है नहीं किया है। मान लीजिए यदि आपके किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, इसके बाद आपको उसके वेयर अबाउट्स पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं कि वो व्यक्ति कहाँ है, तो इसके तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में आपको एक रिट डालनी है, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, जिसके तहत यदि मान लीजिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है या नहीं किया है, हाई कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन देगा कि आप ये व्यक्ति को कोर्ट में प्रस्तुत करें फला दिन पर। तो अब ये पुलिस की ड्यूटी बन जाती है कि यदि उसने अरेस्ट किया है या उसने अरेस्ट नहीं भी किया है तो भी उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना मजिस्ट्रेट साहब के सामने, न्यायालय के सामने पुलिस की ड्यूटी बन जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अधिकार बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको मेन कुछ मुख्य अधिकार मैं आपको बता रहा हूँ। उसको अधिकार है कि वो अपने लॉयर से भी बात कर सके। ये अधिकार उसको भारत का संविधान दे रहा है। लेकिन यदि मान लीजिए उसके पास लॉयर के लिए पैसे नहीं है, एडवोकेट साहब को देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या करें?
ऐसी स्थिति में जो है सरकार, जो राज्य सरकार है उसके पास अधिकार है, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का, उसके तहत राज्य सरकार को ये अधिकार है कि ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके पास पैसे नहीं हैं या वो एक एडवोकेट को फ़ी देने में असमर्थ है तो उसके लिए फ्री लीगल एड यानी कि मुफ्त कानूनी सहायता जो है उसको उपलब्ध कराई जाए और उसको अपना पक्ष रखने में न्यायालय के सामने आसानी हो। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ डिटेल्ड वीडियो में एक एक टॉपिक के ऊपर, एक एक सेक्शन के ऊपर जो मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको किस सेक्शन पे या किस परिस्थिति में जानना है, क्या कहता है कानून। तो चलिए मैं फिर कहूँगा, जानकार बनिए, जागरूक बनिए, क्योंकि कानून जागे हुओं के साथ है। लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉ इज़ द माइटीएस्ट ऑफ ऑल।